नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की कंप्यूटर क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये क्यों यूज होता है, हाँ, और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लीजिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, रूल्स यानी नियम, इन सब का एक समूह होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को एक काम करने लायक बनाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर के जो विभिन्न जो हार्डवेयर होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, और क्या करता है, कंप्यूटर और यूज़र मतलब जो उसको यूज़ करता है कंप्यूटर को, उसके बीच में एक संबंध स्थापित करता है। और क्या करता है, और हार्डवेयर को ये बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक, तो आइए जानते हैं सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं। सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं। ठीक, पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ये सब तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम भी निर्देश ही होता है जो कंप्यूटर को बताता है उसको क्या करना है। ठीक है, एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, कंप्यूटर को काम करने लायक ये सॉफ्टवेयर बनाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 2 होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, जब कंप्यूटर बनता है, जो कंप्यूटर निर्माता का जो कंपनियां होती हैं वही ये बना के देती हैं हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, जो हमें यूज़र को, कंप्यूटर को काम जो संबंध स्थापित करता है। ठीक है, जो एक कंप्यूटर होता है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक डिब्बा ही रह जाता है, जैसे एक बेजान शरीर। ठीक है, बिना आत्मा के बेजान शरीर। ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी आत्मा होती है कंप्यूटर की। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो केवल एक डिब्बा है, बेजान शरीर समझ लीजिए। तो ये भी जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पहले इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इसके हमारे उदाहरण क्या हो गए? इसके हमारे उदाहरण हो गए MS DOS। MS DOS का क्या होता है पूरा नाम? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पहले आया था 1981 में, 1981 में। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों ने मिल के बनाया था। इसको सिंगल यूज़र प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकता था और सिंगल टास्क, सिर्फ एक ही काम किया जा सकता था एक टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया हमारा विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ कौन सा वर्जन आया? 3.0। ये आया था हमारा कब? 1990 में। ठीक है, 3.0। फिर उसके बाद फिर अपग्रेड हुआ, उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया हमारा 95, फिर 98, फिर आया हमारा ME, फिर ME के बाद XP, फिर विस्टा, फिर आया हमारा 7। ठीक, विस्टा के बाद 7, फिर 10,
अब ये जो चल रहा है वो 10 है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? इसमें मेनली 3 होते हैं। पहला होता है हमारा असेंबलर, दूसरा होता है क्या हमारा कंपाइलर, और तीसरा इंटरप्रेटर। असेंबलर जान लीजिए क्या होता है। अच्छा, पहले बताते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है, जिसको हम मशीनी भाषा कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक। तो जो भी प्रोग्राम हम टाइप करते हैं वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो वही जो काम करते हैं ट्रांसलेट करने का, वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं असेंबलर। असेंबलर में क्या होता था? असेंबलर में लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते थे, ठीक है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखे होते थे, सॉफ्टवेयर लिखा होता था, उसको हम क्या कहते थे? सोर्स कोड कहते थे, ठीक है। सोर्स कोड जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, फिर उसको किस में बदलता था? ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब मशीन भाषा में। तो वो काम हो गया हमारा असेंबलर का, ठीक है। तो ये जो है उसको काम करने लायक बनाता था प्रोग्राम को, कंपाइल मतलब असेंबल करके एक जगह इकट्ठा कर देता था, ठीक है। बदल के लैंग्वेज को बदल के एक जगह इकट्ठा कर देता था, उसको हम क्या कहते हैं? असेंबल कहते हैं। और उसको काम करने लायक बनाता था, जिसको हम एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता था, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हमारा ये जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। और कंपाइलर क्या काम करता था? कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, एक साथ ट्रांसलेट करता है। और जो भी इसमें कमियां होती थी प्रोग्राम में, उनको लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे दिखा देता था, ठीक है, कि क्या क्या कमी है। तो यूज़र जो है लास्ट में उसको पता चलता था कि उसके प्रोग्राम में क्या क्या गलती है और कौन कौन सी लाइन में है। तो सारी जो अशुद्धियाँ थी या फिर जो गलतियाँ थी, उनको दूर करने के बाद कंपाइलर क्या करता था? कंपाइलर एक बार में ही पूरा ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। और उसको क्या मेमोरी में स्टोर कर देता है उस प्रोग्राम को, ताकि वो रन कर सके, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर की कोई काम नहीं रह जाता है, ठीक। अब देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर में कम टाइम लगता था, लेकिन इंटरप्रेटर में ज़्यादा टाइम लगता है। अब इंटरप्रेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इससे भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते थे, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जो प्रोग्राम होते थे उनको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। और जो बदल जाते थे मतलब मशीनी भाषा में, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर, जैसे हमने एक लाइन लिखी तो एक लाइन के बाद ही उस लाइन में की गई गलतियों को दिखा देता था, ठीक है। इसमें क्या होता था? कंपाइलर में ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता था, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, ठीक है, मतलब ट्रांसलेट करता है, ठीक। जैसे एक हमने लाइन लिखी तो इसमें कोई गलती रह गई तो ये अगली लाइन लिखने नहीं देगा, ठीक है, जब तक कि हम इस लाइन की गलतियां सुधार नहीं लेते हैं, ठीक। तो ये पूरे लाइन को एक बार में कन्वर्ट करता था। फिर दूसरी हमने लाइन लिखी, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, शुरुआत से फिर आएगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने तीसरी लाइन लिखी, फिर ये यहाँ से इंटरप्रेट करके यहाँ पे आएगा। तो ये बार बार, मतलब जितनी बार हम लाइन लिखेंगे, जितनी बार हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसको ना वो बार बार फिर इंटरप्रेट करता था, ठीक। इसमें केवल एक बार इंटरप्रेट करता है और फिर रन के लिए तैयार कर देता है, या एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोग्राम होता है तैयार कर देता है। लेकिन ये जो है साथ में एग्जीक्यूट करता भी चलता था प्रोग्राम को, ठीक है, रन करता हुआ चलता था। और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता था, ठीक। और जो प्रोग्राम लिखना आसान किस में होता है? प्रोग्राम लिखना कंपाइलर में नहीं, इसे इंटरप्रेटर में आसान होता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन तो आपकी जो कमियां हैं वो दिखाता रहता था, और कंपाइलर एक साथ कर देता था और उसके रन के लिए तैयार करता था। इसलिए इसकी जो ज़रूरत थी हमको प्रोग्राम में बार बार पड़ती थी, ठीक है, और ये साथ में एग्जीक्यूट भी करता है। लेकिन ये जो होता है ये एग्जीक्यूट नहीं करता है प्रोग्राम को, ये केवल स्टोर कर देता है ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ में आ गया ना।
तो आगे चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और इनको बनाने के लिए हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके हिसाब से इनको बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम विंडोज़ 10 आजकल चल रहा है, ठीक है। कोई भी हम पुराना वर्जन ले लें किसी भी सॉफ्टवेयर का, मीडिया प्लेयर का, तो क्या कहता है? पहले अपडेट करने को कहता है, ठीक। या फिर कोई एडोब शॉप, फोटोशॉप वगैरह ले ले, तो जो विंडोज़ 10 की कंपेटिबिलिटी नहीं है, जिसकी मतलब जो अपग्रेड नहीं है, वो इंस्टॉल नहीं होंगे, ठीक है। जो विंडोज़ 7 या विंडोज़ एक्सपी वाले जो प्रोग्राम हैं वो विंडोज़ 10 में नहीं चलेंगे, ठीक। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ताकि उस पर रन कर पाएँ, किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्राफिक्स के लिए कौन सा बनाया जाता है? ग्राफिक्स के लिए हमारा हो गया एडोब फोटोशॉप, ठीक है। और जैसे इंजीनियरिंग और जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं, ठीक। उसके लिए क्या होता है? ऑटोकैड होता है। और जैसे हमको डॉक्यूमेंट बनाना हो, सीवी बनाना हो, रिज्यूमे बनाना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग, अरे एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है ना, वही वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। और फिर वर्ड प्रोसेसिंग के बाद क्या हो गया? हमको स्प्रेडशीट बनानी है, डाटा तैयार करना है, तो उसके लिए स्प्रेडशीट होता है। कौन सा? एमएस एक्सेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेल हो गया। फिर डाटा तैयार करना है तो डाटाबेस, डीबीएमएस डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। और प्रेजेंटेशन जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है? पावर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो एमएस पावर पॉइंट वगैरह है, और एमएस ऑफिस है, ऑटोकैड है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, ये सब हमारे क्या होते हैं? किसी विशेष काम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मीडिया प्लेयर भी जो होता है, ऑडियो प्लेयर होता है जो कंप्यूटर में होता है, ठीक है, वो तो अंदर इनबिल्ट आते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में, ठीक। लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक विशेष काम के लिए होते हैं, वो केवल वीडियो ऑडियो चलाने के लिए होते हैं, उनका वही काम होता है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, ठीक है, ताकि जो एप्लीकेशन है उसको यूज़र यूज़ कर पाए, ठीक। जैसे रेलवे का रिजर्वेशन हम लोग करते हैं, उस पर कुछ और कर सकते हैं उस साइट पे, या फिर उस सॉफ्टवेयर पे कुछ और नहीं कर सकते, उसमें केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, तो वो हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पावर पॉइंट, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जान लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो जैसे हम टूल्स कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के काम को आसान बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं, एंटीवायरस यूटिलिटी, ठीक है। जैसे एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस जो होता है वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो क्या होते हैं, किसी प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस नुकसान से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है? वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस कंप्यूटर के जो काम होता है उसको आसान बनाता है, ठीक है। और जैसे हमारा क्या हो गया? डिस्क फ्रैगमेंट हो गया, डिस्क फ्रैगमेंटेशन, ठीक। डिस्क फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? डिस्क फ्रैगमेंटेशन जैसे हम कोई फाइल स्टोर करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? जहाँ खाली स्पेस उसको डिस्क में मिलती है उसको स्टोर कर देता है। तो इससे बार बार हम करते रहें और बार बार उसको डिलीट करते रहें किसी और चीज़ को, तो इससे क्या होता है? जो डिस्क होता है उसमें ना कई भाग में बट जाता है और जहाँ प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उनके बीच में एक खाली जगह बन जाती है, ठीक। तो उससे क्या होता है? उससे कंप्यूटर हमारा स्लो हो जाता है। तो उसको मतलब कंप्यूटर स्लो होने से बचाने के लिए
हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उसको डिफ्रैग करते हैं, ठीक है, ताकि जो स्पेस है वो स्पेस जो होता है भर देता है, ठीक है, और सारे प्रोग्राम को एक तरफ ले आता है, और जो डिस्क है हमारी थोड़ी खाली हो जाती है बाहर की, ठीक, और जो बीच में जो बट गई थी छोटे छोटे भागों में वो नहीं बटती है, ठीक। तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर फास्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया फाइल सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, कोई भी कुछ भी ऑडियो वीडियो कुछ भी सेव करते हैं, उसको किस में सेव करते हैं, फाइल में ही सेव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं, ठीक। तो ये आज का हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो होता है इनटेंजिबल होता है, जैसे जो शरीर होता है उसकी आत्मा होती है, आत्मा को इंटेंजिबल कहते हैं, शरीर को टेंजिबल कहते हैं, उसको हम छू सकते हैं, आत्मा को नहीं छू सकते। उसी तरह से सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, और बाकी कंप्यूटर को तो छू ही सकते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के वो जो कंप्यूटर है वो केवल बेजान शरीर है। ये समझ लीजिए कि जो हार्डवेयर होता है, जो कंप्यूटर है, वो अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसका फ्यूल है। बिना फ्यूल के इंजन कैसा भी हो चल नहीं सकता, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा, ठीक। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, ठीक है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।